नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अपना मात्र एक पॉइंट बचा है। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण नियम 1981 ये बचा है। इसमें 11 धाराएं हैं जिसको अपन जल्दी ही समाप्त करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको आज अभी एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि तीनों क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट। तो मैं आज एक क्वेश्चन पेपर आज लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जल्दी से जल्दी दोस्तों आपका एक कंटेंट कल कल तक आप अपन RSR समाप्त करना चाह रहे हैं। RSR कल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में दोस्तों अपन ऑडिटिंग प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि समय पे सब काम होना बहुत जरूरी है। तो अब एक क्वेश्चन पेपर लेते हैं। इसमें दोस्तों केवल राजस्थान राज्य सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981 से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे। बाकी सारा कंटेंट आपका देखा हुआ पढ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों अभी अपन प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हैं। तो नियम क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक राज्य कर्मचारी का दोस्तों प्रत्येक राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा रखा जाता है। तो दोस्तों अवकाश लेखा रखा जाता है तो ये किसके संबंध में बात कर रहा है? तो अवकाश लेखा रखने का प्रारूप नियम संख्या 87 ए में दे रखा है। दोस्तों अवकाश लेखा रखने का प्रारूप नियम संख्या 87 ए में दे रखा है। राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा इस नियम का हेडिंग है। राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा इस नियम का हेडिंग है और इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य कर्मचारी के अवकाश का लेखा परिशिष्ट 2 के प्रपत्र संख्या, एक ही लाइन का नियम है दोस्तों, ये एक लाइन का ही नियम है। संख्या परिशिष्ट 2 के प्रपत्र संख्या 1 में है। तो दोस्तों परिशिष्ट 2 के प्रपत्र संख्या 1 पहला ऑप्शन, परिशिष्ट 3 दोस्तों ये 5 है ये तो होंगे ही नहीं। यहाँ परिशिष्ट 3 है तो ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन जब एलिमिनेट हो गए तो क्वेश्चन ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अब दोस्तों नियम संख्या प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों का अवकाश लेखा। तो दोस्तों अवकाश लेखे की बात नियम संख्या 87 ए में की गई है, वो अपन अभी पढ़ के आए हैं कि अवकाश लेखा और राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा किस में रखा जाएगा। और नियम संख्या 87 बी में दे रखा है अराजपत्रित अधिकारियों के अवकाश का लेखा स्वयं के द्वारा तो रखा नहीं जाएगा, प्रशासनिक विभाग भी नहीं रखेगा। तो दोस्तों कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा रखा जाएगा, विभाग अध्यक्ष भी नहीं रखेगा। ये नियम संख्या 87 बी में से संबंधित है। एक राज्य कर्मचारी अपना अवकाश लेखों में उपार्जित अवकाश की जहां भी बात आए तो आपको याद आना चाहिए नियम संख्या 91 उपार्जित अवकाश के संबंध में महत्वपूर्ण नियम है 91 दोस्तों। मोस्ट उपार्जित अवकाश कोई भी राज्य कर्मचारी अधिकतम कितने रख सकता है? 300 दिन तक रख सकता है। एक राज्य कर्मचारी जो असाधारण अवकाश पर है वह अवकाश वेतन का अधिकारी होगा। जो तो अपने सबको पता है
कि असाधारण अवकाश पर अवकाश वेतन देनी होता है, नियम संख्या 96 में दे रखे हैं। तो दोस्तों अवकाश वेतन का अधिकारी होगा नियोगा, आधे अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं। असाधारण अवकाश में कभी भी वेतन नहीं मिलता और 75% अवकाश भी नहीं होगा। तो दोस्तों किसी प्रकार के अवकाश वेतन का अधिकारी नहीं होगा। ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। और दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ, ये लिखा हुआ कहाँ है, नियम संख्या 96 में लिखा हुआ है। इस नियम का हेडिंग क्या है, उपार्जित अर्ध वेतन रूपांतरित अदेय और असाधारण पर देय वेतन, ये इस नियम का हेडिंग है। और इसमें दे रखा है साधारण अवकाश के अंतर्गत वेतन नहीं दिया जाता। एक राज्य कर्मचारी कितना विशेष असमर्थता अवकाश, दोस्तों मैंने आपको नियम याद कराने के लिए बताया था कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से असमर्थ कब होगा, जब उसके दोनों पैर टूट जाते हैं तो वो असमर्थ हो जाता है। वो इस प्रकार से हो जाता है। तो 99 नियम संख्या 99 में विशेष असमर्थता अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह अधिकतम कितने माह का होगा, 24 माह का होगा। दोस्तों विशेष असमर्थता अवकाश नियम संख्या 99 में दे रखा है, 24 माह का होगा अधिकतम। एक महिला राज्य कर्मचारी प्रसूति अवकाश कितने दिन का स्वीकृत किया जा सकता है राज्य कर्मचारी को। महिला राज्य कर्मचारी दोस्तों 250, तो कोई भी अवकाश नहीं दे रखे अपने पूरे सेवा नियमों में। 200 दिन के अवकाश का भी कहीं भी वर्णन नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप वैसे ही हटा देंगे। और 180 दिन और 300 दिन, तो दोस्तों 300 दिन तो उपार्जित में बातें होती है, 300 दिन की तो उपार्जित अवकाश में, तो ये भी हट गया। तो दोस्तों एक महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश 180 दिन दे होगा। और इसका नियम संख्या है 103, नियम संख्या 103 में दे रखा है 180 दिन तक के अवकाश दे होंगे एक महिला कर्मचारी को प्रसूति अवकाश। सामान्यतः एक सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर, दोस्तों जहां प्रतिनियुक्ति की बात आए तो आपको सामान्यतः क्या लगाना है, सेवा। और एक कर्मचारी विदेशिक सेवा में अधिकतम सामान्यतः 4 वर्ष रहता है। तो इसमें अपन 4 वर्ष के ऑप्शन को टिक कर देंगे। सामान्यतः पूछ रहा है दोस्तों, सामान्यतः, अन्यथा 1 वर्ष प्लस हो जाएगा। इसमें 1 वर्ष कब बढ़ जाएगा, जब संबंधित विभाग से अनुमति लेकर 1 वर्ष और बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये 5 वर्ष हो गया। और 5 वर्ष से अधिक किसकी स्वीकृति पे रह सकता है, वित्त विभाग से। तो दोस्तों सामान्यतः तो अधिकतम 4 वर्ष रह सकता है। दोस्तों इसका नियम और बता देता हूं मैं आपको। ये जो प्रतिनियुक्ति के संबंध में ये अपने जो नियम दे रखे हैं, उन नियमों के अंतर्गत विदेश सेवा से संबंधित नियमों में नियम संख्या 144A, ये क्या है, विदेशिक सेवा की शर्तें दे रखी हैं, आपको याद होगा। और इसी में ये दे रखा है, निम्न में से सेवा पुस्तिका की जहां भी बात करें तो दोस्तों आपको याद आ जाना चाहिए, सेवा पुस्तिका की बात कर रहा है तो आपको क्या याद आना चाहिए कि नियम संख्या 59 से लेकर 164 तक किसके संबंध में है, सेवा अभिलेख। तो सेवा का अभिलेख यानी कि सेवा पुस्तिका के संबंध में तो अपन ने पढ़ा था, नियम संख्या 59 हट गया। तो दोस्तों नियम संख्या 160 किसके संबंध में है, सेवा पुस्तिका का संधारण कौन करेगा उसके संबंध में, और किसके संबंध में सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाएगी। लेकिन नियम संख्या 161 क्या कहता है कि 161 कहता है कि सेवा पुस्तिका में विवरण क्या क्या दिया जाएगा,
तो विवरण दे रखा है, तो ये विवरण पूछ रहा है कि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाएगा प्रविष्टि, तो जन्म दिनांक हुआ, निलंबन की अवधि हुई, स्थायीकरण की दिनांक हुई, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये दोस्तों विवरण है। तो दोस्तों जन्म दिनांक लिखी जाती है, उसमें निलंबन की अवधि को भी वर्णित किया जाता है दोस्तों, स्थायीकरण की दिनांक, स्थायीकरण की दिनांक, सेवा पुस्तिका में अवकाश की अवधि का भी लेखा मेरे हिसाब से किया जाता है। तो दोस्तों स्थायीकरण की दिनांक का वर्णन नहीं किया जाता। ऑप्शन संख्या क्या हो गया, सी। निम्न में से किस श्रेणी के कर्मचारी हेतु सेवा पुस्तिका का संधारण आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये सेवा पुस्तिका का संधारण आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों नियम संख्या 160 साफ शब्दों में कहता है कि सभी कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका आवश्यक है, लेकिन निम्न कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका आवश्यक नहीं है। उसमें ये तीनों नाम दे रखे हैं, सिपाही के लिए भी सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती, और मुख्य सिपाही की भी नहीं रखी जाती। तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। और ये दोस्तों जो ये बात कर रहे हैं ये अपन नियम संख्या 160 में दे रखी है, और ये नियम संख्या जो अपने 59 जो नियम संख्या दोस्तों 59 से प्रारंभ होकर 164 तक जो चलते हैं, किसके संबंध में, सेवा अभिलेख के संबंध में, उसी के अंदर आता है। नियम संख्या 60 में दे रखा है स्पष्ट शब्दों में इनकी क्या रखी जाती है। तो दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, मुख्य सिपाही हो, सिपाही हो, इन तीनों के लिए क्या रखी जाती है, इन तीनों के लिए विवरणिका रखी जाती है। जिन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाती उनकी विवरणिका रखी जाती है। राज्य सेवा नियमों के विभिन्न नियमों के अंतर्गत सक्षम पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों की सूची, कि सक्षम पदाधिकारी किन किन को माना गया है, उन अधिकारियों की सूची किसमें दी गई है। तो दोस्तों सक्षम पदाधिकारी के संबंध में, सक्षम पदाधिकारी या शक्तियों के उपयोग के संबंध में अपना जो अध्याय है वो 165 से लेकर के 167 तक अपन ने 3 नियम इसमें पढ़े हैं, और ये तीनों नियमों में से 165 संख्या नियम में प्रथम नियम में ही लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि 9 परिशिष्ट 9 में कर्मचारियों की सूची दे रखी है जो क्या सक्षम प्राधिकारी होंगे, अधिकारों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों की सूची राजस्थान सेवा नियम के परिशिष्ट संख्या 9 में। तो परिशिष्ट 9 ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण नियम 1981 दोस्तों ये अपन ने टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपन इसके क्वेश्चन सोल्व साथ साथ ही करते चलेंगे। इसमें 1 से लेकर के 11 तक की क्या है, धारा है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ बता रहा हूं मैं। वर्क चार्ज कर्मचारी को क्या कार्यग्रहण दिवस नहीं दिया जाता है इन कर्मचारियों को, ये नियम संख्या 1 में दे रखा है, इसके में नियम संख्या 1 में दे रखा है। इनको भी नहीं, आकस्मिक व्यय निधि से व्यय मद से भुगतान प्राप्त कर्मचारी को भी नहीं, अनुबंध के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारी, सरकार की पूर्णकालीन सेवा में नहीं होने वाले व्यक्तियों पर भी यह लागू नहीं होता, तो ये प्रभावी नहीं होता है, उपरोक्त सभी पर प्रभावी नहीं होता है। ये अस्थायी स्थानांतरण हेतु कोई कार्यग्रहण के संबंध में बात आ गई तो अपना यही 100 कौन सा है 1981 कार्यग्रहण नियम 1981 के संबंध में बात कर रहा है। कितने दिन तक की अवधि दोस्तों, 180 दिन तक कोई कर्मचारी नियुक्त होता है। तो ये नियम संख्या कौन सा है दोस्तों, ये नियम संख्या 5 180 दिन तक किसी कर्मचारी का स्थानांतरण होता है। नियम संख्या 5 में 180 दिन तक का स्थानांतरण होगा किसी कर्मचारी को, उसको दोस्तों कार्यग्रहण समय नहीं दिया जाता है, यानी कार्यग्रहण काल नहीं दिया जाता है। जिसको ट्रांसफर केवल 180 दिन के लिए किया जाए उसको कार्यग्रहण समय नहीं दिया जाता है। एक राज्य कर्मचारी जो पद स्थापन की आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो दोस्तों, ये यों की यों लाइन लिखी हुई है, का स्थानांतरण किसी दूसरे स्थान पर कर दिया जाए जिसके कारण उसका निवास स्थान भी बदल गया, ऐसे कर्मचारी को कितने दिन का कार्यग्रहण काल देय होगा।
जिसमें यात्रा अवधि भी शामिल होंगी। तो ये 4 दिन का कार्यग्रहण काल इसमें दे होगा। जब पूर्ण कार्यग्रहण दिवस का लाभ लिए बिना कोई राज्य कर्मचारी नए पद पर कार्यग्रहण करे तो शेष कार्यग्रहण दिवस। दोस्तों इसको अपन एक एक पॉइंट को समझेंगे। जब पूर्ण कार्यग्रहण दिवस का लाभ लिए बिना कोई राज्य कर्मचारी नए पद का कार्यभार ग्रहण करता है तो शेष कार्यग्रहण दिवस कितने होंगे? लैप्स नहीं होगा, का नगदा भुगतान नहीं किया जाएगा, उपरोक्त में से नहीं, ये भी नहीं, उपरोक्त उपार्जित अवकाश खाते में जोड़ दिया जाएगा। जिन राज्य कर्मचारियों का भुगतान, दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना भूल गया, मैंने सीधा ऑप्शन कर दिया। जब पूर्ण कार्यग्रहण दिवस का लाभ लिए बिना, दोस्तों कार्यग्रहण दिवस मिलता है एक जगह से, ये अपन अभी पढ़ना बाकी है। कार्यग्रहण दिवस मिलता है कब मिलता है? जब एक स्थान से क्या हो जाए? स्थानांतरण। किसी स्थायी कर्मचारी का अगर स्थानांतरण हो गया तो उसको क्या मिलता है? कार्यभार ग्रहण काल मिलता है। और उसमें अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को 7 दिन का कार्यग्रहण काल मिला, 3 दिन बाद वो ज्वाइन कर लेता है, तो दोस्तों उसके 4 दिन शेष रह गए और ये उपार्जित अवकाश में जोड़ दिए जाएंगे। जिन राज्य कर्मचारियों का भुगतान स्थानीय निधि, दोस्तों स्थानीय निधि की बात आई, स्थानीय निधियों से वेतन भत्ते प्राप्त करने के संबंध में नियम संख्या 158, और मैंने बताया था कि इस अध्याय से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा पढ़ाते समय, और एक ही नियम का ये अध्याय है। तो स्थानीय निधियों से क्या जाता है? राजस्थान सेवा नियम के कौन से प्रावधानों से शासित होंगे, यानी कि जिनको स्थानीय निधि से वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं उन पर राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 से लेकर के 12 तक के अध्याय लागू के ही प्रावधान लागू होंगे उनके ऊपर। तो दोस्तों 1 से 12 तक ये दे रखा है। और ये स्थानीय निधियों के संबंध में जो ये अपना अध्याय था, ये अध्याय संख्या 14 था। यदि किसी राज्य कर्मचारी का स्थानांतरण उसके अवकाश काल में रहते हुए छुट्टी पर विदेशिक सेवा में किसी कर्मचारी को भेज दिया जाए, तो दोस्तों ये अपन पढ़ के आए हैं। तो ऐसा कर्मचारी क्या करेगा? जिसको अवकाश पे गया हुआ है और उसको क्या कर दिया जाए? उसको अवकाश पे कोई कर्मचारी गया हुआ है और उसको भेज दिया जाता है कहीं, तो वो नियम संख्या 143 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि उसी दिन से उसको अवकाश से वापस लौटना पड़ेगा, अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद होगा, उसका अवकाश पर रहना और अवकाश वेतन प्राप्त करना बंद हो जाएगा उस स्थानांतरण की दिनांक से। पितृत्व अवकाश कितने दिन तक और कितनी बार स्वीकृत किए जा सकते हैं? तो दोस्तों नियम संख्या 103 है और 103 का भी ए है। पितृत्व अवकाश के संबंध में कितने दिन तक? दोस्तों प्रसूति अवकाश, कौन सा नियम है? नियम 103। दूसरा दोस्तों पितृत्व अवकाश, ये कौन से में दे रखा है? नियम संख्या 103 ए में। और दोस्तों दत्तक ग्रहण अवकाश, एक 103 बी में। और दोस्तों चौथा है जो महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए जो अवकाश मिलता है वो 103 सी में दे रखा है। तो आप ये याद रख लें सारे। तो पितृत्व अवकाश कितने दिन तक? तो दोस्तों पितृत्व का अवकाश 103 ए में दे रखा है। 15 दिन का 2 बार स्वीकृत किया जा सकता है, 2 बार 15-15 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, पितृत्व अवकाश हो गया। एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को दत्तक बच्चा ग्रहण अवकाश कितने दिन का स्वीकृत किया जा सकता है? दोस्तों पुरुष सरकारी कर्मचारी की बात कर रहा है दोस्तों वो, क्योंकि दोस्तों दत्तक ग्रहण अवकाश, बच्चा गोद लेने के लिए अवकाश का जो ये प्रावधान है,
ये अपना नियम संख्या अभी मैंने आपको बताया भी है, नियम संख्या 103। दोस्तों ये याद रखना, नियम संख्या 103 ए, 103, 103 बी, 103 सी, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। याद रखना मेरी ये बात, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नियम संख्या 158 में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये आप चाहे नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और उपार्जित अवकाश 91 से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आप नोट कर लें एग्जाम में। तीन तो मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन कहां से आएंगे, और लेखा अभिलेख से एक क्वेश्चन आपको कम से कम लेखा अभिलेख से भी मिलेगा। तो दोस्तों ये याद रख लें, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, उपार्जित अवकाश वाले सेक्शन से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों एक सरकारी पुरुष कर्मचारी है, कोई कर्मचारी कौन है? पुरुष है दोस्तों। और अगर पुरुष कर्मचारी को अवकाश की अगर बात आए और दत्तक ग्रहण अवकाश की बात आए तो केवल दोस्तों किसको मिलता है? महिला कर्मचारी को। दत्तक ग्रहण अवकाश केवल दोस्तों महिला कर्मचारी को मिलता है। तो दोस्तों इसमें क्या कह रखा है कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को, दोस्तों आपको क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे। यहाँ पे पुरुष कर्मचारी दे रखा है, तो दोस्तों पुरुष कर्मचारी को ऐसा सेवा नियमों में नहीं है, ऐसा कोई नियम राजस्थान सेवा नियमों में नहीं है। पुरुष कर्मचारी को नहीं मिलता, महिला कर्मचारी को मिलता है दोस्तों। ये दत्तक ग्रहण अवकाश 180 दिन का मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत समेकित निधि, यानी कि दोस्तों संचित निधि, दोस्तों ये संचित निधि की अगर बात कर रहा है तो अनुच्छेद 266 एक, ये दोस्तों मैंने अपन जब सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़े थे उनमें मैंने संचित निधि के बारे में भी बताया था। 266 दो वाली निधि के बारे में भी बताया था। 267 एक की आकस्मिक निधि के बारे में भी बताया था। स्थानीय निधि के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बता रखा है। 266 रूपांतरिक अवकाश से तात्पर्य आरएसआर राजस्थान सेवा नियम के उप नियम में वर्णित अवकाश से है। तो दोस्तों 96 नियम संख्या 96 के अंतर्गत दोस्तों अर्ध वेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाशों को में परिवर्तित करने के लिए का वर्णन कर रखा है। तो पूछे तो 96 उच्च सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से जो क्या है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर सभी सेवाओं को उच्च सेवा में माना गया है। राज्य सेवा नहीं हो, नहीं एक चतुर्थ श्रेणी कर्म सेवा हो, नहीं मंत्रालय सेवा नहीं हो, नहीं चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़ करके नहीं हो को अलावा बाकी सब उच्च सेवा मानी जाती है। फोर्थ क्लास कर्मचारी को छोड़ करके सभी को उच्च सेवा में माना जाता है। महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार की सेवा में प्रवेश पाने के लिए आयु सीमा में छूट, दोस्तों ये आयु सीमा में छूट वर्तमान समय में, पहले दोस्तों ये 42 वर्ष थी जब ये एग्जाम हुई, लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये कितनी हो गई है? महिलाओं के लिए 45 वर्ष हो गई है ये आयु सीमा में छूट। गहलोत सरकार ने ये संशोधन करके महिलाओं की आयु सीमा में 45 वर्ष कर दिया गया है। और नियम संख्या इसका 8A है। आयु सीमा में छूट न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमाएं दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 45 वर्ष उत्तर होगा वर्तमान स्थिति में। ये पहले 42 वर्ष था जब एग्जाम हुई थी। राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में पदाधिकार का निलंबन की जहां भी बात करें तो दोस्तों नियम संख्या 17, और पदाधिकार की समाप्ति की बात करें पदाधिकार की समाप्ति की बात करें तो नियम संख्या 18। पदाधिकार का निलंबन की बात करें तो 17, पदाधिकार की समाप्ति की बात करें तो 18।
राजस्थान सेवा नियम के किस नियम में प्रावधान है कि अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता? दोस्तों, नियम संख्या 59 में स्पष्ट शब्दों में है कि अवकाश अधिकार नहीं होता है। कर्तव्य में जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जानबूझकर कोई को दोस्तों अनुपस्थित रहेगा तो दोस्तों उस पर कार्रवाई नियम संख्या 86 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1958 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियम संख्या 86 में दे रखा है दोस्तों, ये देख लेना। दोस्तों आज के अपन पेपर के मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए, लेकिन मैंने सभी दोस्तों ये नियम संख्या 222 तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, इस ऑप्शन को तो ऐसे हटा सकते हैं। अब ये 3 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, तो आपको पता होगा तीनों ऑप्शनों के नियमों के संबंध में कि कौन सा नियम किसके संबंध में, तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो उत्तर संख्या 3 है इसका। दोस्तों 25 क्वेश्चन सोल्व किया अपन ने। आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी दोस्त कमेंट करके बताएं। इस क्लास के बाद दोस्तों मैं अगला टेस्ट पेपर की भी क्लास लेके आऊंगा। दोस्तों कल अपन राजस्थान सेवा नियम समाप्त कर देंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। बाकी तो जैसा प्रभु का आशीर्वाद होगा उस हिसाब से काम होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम का ये अपन ने 1 क्वेश्चन पेपर और 25 क्वेश्चन आज सोल्व कर लिए। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण नियम 1981 अपना एक टॉपिक बचा हुआ है, वो भी मैं कल तक ही समाप्त करने का, पूरा राजस्थान सेवा नियम समाप्त करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।